हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको क्लास 10th में अब तक के एग्जाम में आए हुए पेपर क्वेश्चन जो थे उनको सॉल्व करवा रही थी। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप उन सभी को सॉल्व कर लेते हैं तो आप 70 में से 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। जितना बता दीजिए बस उतना कर लीजिए। आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने वाले हैं। वीडियो लॉन्ग भले ही हो जाए पर आपको एंड तक रहना है अगर आपको अच्छे स्कोर लाने हैं। तो फटाफट देखते हैं कि इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगी और एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो भी बताऊंगी वो भी अपने आप में क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और इससे पहले बहुत सारे इसमें इंग्लिश साइंस हिंदी सभी का अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th 12th सभी की, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले 70 मार्क्स का पेपर होता है, आप सभी को पता ही है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है 15 मिनट पेपर रीड करने के लिए। तो पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। सबसे पहले एमसीक्यू आएंगे, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग। और फिजिक्स में 18 से 20 नंबर तक के आपके सम्स ही नंबर सिक्योर करवा देते हैं आपको, मात्रा वगैरह सब। ठीक है, ये इसी से याद हो जाते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका फॉर्मूले पे बेस है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रजा आर में क्या संबंध है? ये फर्स्ट चैप्टर में है आपका। तो एफ बराबर क्या होगा इसमें? आर बराबर, ये फॉर्मूला होता है आर बराबर 2 इंटू एफ। तो इसको मिला के हम 2F कह सकते हैं ना। तो कौन सा में ऑप्शन हो जाएगा? ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, क्या बचा? सेकंड ऑप्शन इज राइट। क्लियर? और डिक्टो यही हुआ वो क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। आप जितने पेपर सॉल्यूशन मैं करवा रखी हूँ उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, बस एक बार देखते जाओ। तो ये हो गया। और एफ अगर इसका पूछा जाए तो एफ क्या होता है? इसका आधा होता है बकरा दीजिएगा, ठीक है। और आर इसका डबल, 2 गुना होता है। इससे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो सवाल पूछेगा या ऐसे, बस इतना चेंज है कि उत्तल दर्पण हो तो प्लस में आंसर आता है, ठीक है। अवतल हो तो यही हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमारा 2 हो गया। और आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखो, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि दूरबिंदु कहाँ बनता है? तो ये बनता है अनंत पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो वो भी आपको अनंत ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये होता है हमारा, एक मिनट, ये होता है 3.6 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, लघुपतन के समय परपथ में विद्युत धारा का मान, ठीक है। जब धारा का मान क्या होगा तभी तो फिर लघुपतन का मतलब होता है जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है, जब लाइट तेज, जिसमें वोल्टेज एकदम हाई हो जाते हैं तभी सब चीज़ अगर ऑन होती है तो वो फ्यूज हो जाती हैं। तो लघुपतन के समय मतलब शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा? बढ़ जाता है, तभी ये शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें पूछा जाता है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन। और कौन सा तंतु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, बल्ब का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो गया। ये 3 MC हो गया। अब आपके शॉर्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, स्वच्छ रंग का, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इससे भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। प्रकीर्णन, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो मैं आपको बताती जाती हूँ। ऐसे लिखेंगे प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। ये हो गया। एक आता तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आपको लिखना है अपवर्तन की वजह से, ठीक है। अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। और एक आता है आपका अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये होता है काला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं होता। जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बताती जा रही हूँ। एक लेंस की क्षमता, क्षमता को कैसे लगता है? P से। प्लस दे रखा है तो ये बता रहा है कि ये उत्तल लेंस है, ठीक है। प्लस का मतलब ये उत्तल दे रखा, माइनस होता तो अवतल होता। तो इसकी फोकस दूरी याद करनी है। तो मैंने इससे पहले वाले में भी सॉल्यूशन में बताया था
कि मीटर और सेंटीमीटर दो में इसके आंसर निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं दिया तो आप मीटर वाला फॉर्मूला आएंगे 1/f वाला। सेंटीमीटर में होता तो 100/f लगाते, ठीक है। तो 1/2 रख देंगे तो आंसर कितना आएगा 0.05, ठीक है। 0.5 आएगा बस, ठीक है, 0.5 ये आंसर आएगा। 2 का 1 में डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा। इतना हो गया, कुछ नहीं किया हमने, बस फार्मूला पुट किया। क्षमता का मात्रा ये P बराबर 1/f होता है। 1 मिनट, इसमें f पूछी गई है तो f निकालेंगे तो फार्मूला यही बन जाएगा 1/p, ठीक है। तो 1/2 इस तरह से आपका 0.5 आंसर आ जाएगा। ये हो गया मीटर में आंसर। अब इसने पूछा है कि एक क्वेश्चन और दिया है इसी के साथ। क्या दिया है कि लेंस अभिसारीय अपसारी। तो ध्यान रखना कि प्लस में वैल्यू दे रखी है तो ये उत्तल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस हमेशा हमारा क्या होता है अभिसारी, ठीक है। सपोज ये माइनस में होता तो अवतल हो जाता, तो अवतल हमारा क्या होता है अपसारी, ठीक है। अब अपसारी अपसारी क्या होता है ये भी देख लो। अभिसारी लेंस होता है कि उत्तल जो लेंस होता है ना, उत्तल हमारा लेंस एक ही बिंदु पर सारी किरणें को इकट्ठा कर देता है। मतलब ये उत्तल लेंस है, यहाँ से जो भी किरणें निकलेंगी सब एक बिंदु पर आके इकट्ठा हो जाएंगी, तो ये अपसारी प्रकृति कहलाती है। अवतल हमारा ऐसा होता है, तो अवतल में क्या होता है जो भी किरण आएगी उन सबको ये फैला देगा दूर दूर, ठीक है, सारा फैला देता है, तो अपसारी हो गया। तो ये प्रकृति है, ध्यान रखना। प्लस में हो तो आप अभिसारी लिखेंगे, माइनस में अगर आ रहा है माइनस में वैल्यू दे रखी है तो आप अपसारी करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस हमारा अभिसारी की प्रकृति का होता है और अवतल अपसारी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कांच के ब्रह्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण, ये भी परिभाषा कई बार पूछी गई है। इसमें क्या होता है कि कोई यहाँ पे ये स्रोत है, प्रकाश आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये हमारा कोई प्रिज्म रखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे कि श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना, 7 रंग निकलते हैं, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है बड़ विक्षेपण कहलाता है। इसमें एक स्पेक्ट्रम ये पट्टी प्राप्त होती है, सबसे नीचे एक और आपका ये क्रम रहता है विबग्योर, विबग्योर, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस रहता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सही क्रम में लिखो, तो ये क्रम निकलता है इसमें। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसका अधिक होता है बैगनी का। जो भी होगा लाल और बैगनी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसीलिए क्वेश्चन में एक भी पूछा कि खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, तो आप सिंपल सा ये देंगे कि इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक। ये हो गया। फिर आपका उत्तल लेंस में किसी वस्तु के निर्माण के लिए आरेख खींच रहा है, इसमें अनंत पर, और ये आपको आरेख बनाने होते हैं। इसमें आपको चॉइस भी है, सवाल की भी दे रखा है, सम्स भी कर सकते हैं इसको। देखो किस तरह से करना है। इसमें तो आरेख खींच देना आपको। इसमें क्या करना है, ये सवाल है 5 सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई आई से भी लिख सकते हो आप, एच से भी लिख सकते हो। इसके 2 फार्मूले होते हैं, बता दूंगी। फोकस दूरी एफ कितनी हो गई हमारी 20 हो गई, ठीक है। प्लस में क्योंकि उत्तल है, उत्तल बोला ना। दूर रखा है तो दूरी को हमेशा माइनस में लेते हैं, उत्तल हो तब भी, और अवतल होता ना तो सारी चीजें माइनस में आती, ठीक है। माइनस का 50 ले लिया, ये हो गया। प्रतिबिंब पूछा है, बी पूछा है, ठीक है, और ये ओ दे रखा है, ओ वस्तु की लंबाई है ना, ओ। बी पूछा और आई प्रतिबिंब की लंबाई मतलब इमेज, ठीक है। बी पूछा है और हमसे आई पूछा है, और ये गिवन है, मैं ओ दे रखा है, एफ दे रखा है, यू की वैल्यू माइनस का 50 हो गया। दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, उत्तल हो तो, अवतल हो तो सब माइनस में। अब फॉर्मूला पुट कर देंगे। न्यूमेरिकल की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर उस पर आप देख सकते हैं किस तरह से करते हैं। तो देखो फॉर्मूला लेंस का क्या होता है हमारा, ये होता है माइनस यू। अगर दर्पण होता तो यहाँ पे प्लस लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे दर्पण नहीं है, दर्पण नहीं है, लेंस दे रखा ना इसने यहाँ पे, तो माइनस लेंगे यहाँ पे हम, समझ गए। तो देखो किस तरह से फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू। 1/f इजिकल टू 1/b माइनस 1/u। अब वैल्यू रख दो। f की वैल्यू फोकस दूरी कितनी थी 20, माइनस ये प्लस में ही रहेंगे क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक है। b हमें निकालना है, ये माइनस में फॉर्मूले में ये -50 है क्योंकि दूरी थी, तो माइनस माइनस ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में 1/b प्लस 1/50 हो जाएगा और इधर 1/20 रहेगा। तो इससे हम 1/b निकाल लेंगे। देखो 1/b यही तो था हमारा 1/f, 1/, में b निकालना है। तो 1/50 तो प्लस हो ही गया था हमारा, और जो 120 इधर था ये प्लस का था ना, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये एलसीएम ले लो, इसका 100 एलसीएम आएगा, 52 जा 100 और इसका ये दे देंगे ये 20। एक मिनट को दोबारा से लिखते हैं। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या किया था, ये रखा है इस तरह से, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमने f की वैल्यू कितनी रखी थी 20, b हमें निकालना है, ये माइनस और ये भी माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 150। जब हम b निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/50 माइनस 1/20, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। अब 52 जा 100 माइनस का, तो 5 में से 2 क्या बचा 3 बचेगा। तो हमारा 1/b इक्वल टू क्या आएगा, 1/b इक्वल टू आएगा हमारा 100/3। जब b निकालेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी, 1 हट जाएगा यहाँ से, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये पूरा वैल्यू पलट गई। अब देखो मैंने एक ब्लैंक पेज लिया, उस पर अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था, आप भी कंफ्यूज में रहते। अब देखो मैंने वैल्यू दे दी थी एक बार फिर से, f इक्वल टू कितना था हमारा 20। ठीक है, u था हमारा माइनस का 50 और हमें b निकालना था। तो फॉर्मूला रखेंगे दर्पण के लिए कौन सा 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो देखो 1/20 रखेंगे f की वैल्यू, इसके बाद 1/b हमें निकालना है, माइनस, और माइनस हमें यहाँ पे दे रखा है 50। ठीक है, तो अब 1/b हमें बाहर निकालना है, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस का हो ही जाएगा 150, जे 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा। हो गया, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 52 जा 100 माइनस ये बचेगा 5, तो ये आएगा हमारा 3/100। इतना आ गया 3/100। ठीक है, अब देखो ये आया हमारा 3/100। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू पलट जाएगी 100/3। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे 33.3। हो गया। इतना करने के बाद अब उसने बोला था लंबाई भी दे रखी थी, मैं आई भी निकालना था, तो आई कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला होता है I/O B/U। ठीक है, आई हमें निकालना है, ई हमें 5 दे रखा था और बी हमने निकाल ही लिया अभी, यू हमें दे रखा है 50। इतना, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 × I 5। ठीक, आई निकालेंगे तो 50 कहाँ चला गया नीचे, आई जब निकालेंगे तो 3, आई निकालेंगे तो 3.3 × 3 × 5/10। ठीक है, 50 था हमारा यहाँ पे, 50 5 से काट दिया हमने 10, तो ये हमारा आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो पॉइंट अब क्या बचेगा 3.3, ये आई हमारी निकल आएगी। ठीक है, 100 का जब डिवाइड देंगे इसमें तो हमारा 3.33 आ जाएगा। ये हो गया आई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। और आपको अच्छे से क्लियर से समझ और अच्छे से करना था, प्लेलिस्ट पे जाके न्यूमेरिकल की वीडियो देख लो, तो आपको ये सवाल भी अच्छे से आ जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे करवा रखे हैं। ठीक है, आगे देखो
ये भी हमारा सम से ही है। देखो, तार का प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है, अगर लंबाई को 2 गुना कर दें और क्षेत्रफल को आधा कर दें तब प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है प्रतिरोधकता, जिसे रो कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बना होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला एल अपॉन ए। ठीक है, तो पहली कंडीशन में उसने आर हमें 10 दे रखा है, ये 10 दे दिया यहाँ पे, रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन रख दो जो इसने बोला है। इसने बोला ये प्रतिरोधकता तो ऐसी सेम रहेगी, इस तरह थोड़ा सा तिरछा होना है, लंबाई 2 गुना करना है तो 2 इंटू एल कर देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल आधा कर रहा है तो ये बटे 2 रख देंगे, आधा हो गया ना। तो हमारा क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, तो आर बराबर पहले ये लिख लो, रो अपॉन रो इंटू एल अपॉन ए इंटू 4। ठीक है, मैंने क्या किया, रो सेम रखा, एल अपॉन ए सेम रख दिया, 2 2 जा 4, 4 मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है, रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे, 10, तो इसकी जगह 10 रख देंगे। बहुत सिंपल है। देखो यही तो हमारा आया, आर बराबर प्रतिरोधकता इंटू एल अपॉन ए इंटू 4, 2 2 जा ऊपर 4 हो गया था। अब इसकी पूरे की वैल्यू उसने 10 दे रखी है हमें, जैसा अभी मैंने दिखाया था, 10 यहाँ रख देंगे तो टोटल हमारा प्रतिरोधकता कितनी निकला गया, 40 ओम। बस इतने से कि आपके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सवालों पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इससे बहुत सारे आपके नंबर सिक्योर होंगे। इस तरह से हमारे ये निकल आएगा। कुछ नहीं किया, पहले यहाँ पे आर 10 रख दिया प्रतिरोधकता, इसका मान पूरा हमें 10 गिवन था, हमने 10 रख दिया। ये कैसे आई मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से हमने एल अपॉन ए बाई 2 रखा, लंबाई 2 गुना था, ये भी आया था, 2 ऊपर पहुँच के 4 हो गया। ठीक है, अब देखो अथवा में ये दे रखा है, तो इसको भी, ये तो बहुत ही सिंपल है अथवा वाला। इसमें आपको क्या पूछा, शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र ये सारे पदों में लिखना है। देखो कैसे, बहुत सारे सवाल इसमें से फिजिक्स में आप देखते हैं ना, कितने से न्यूमेरिकल भी मिलने वाले हैं। शॉर्ट में मिला, देखो 4 नंबर में भी सवाल दे रखा है। तो शक्ति किसे कहते हैं, किसी विद्युत परपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर या खर्च होने पर समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने पर या खर्च होने पर समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी से लिखते हैं, और इसकी मात्रा, इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। ठीक है, इसका मात्रक है, वाट भी होता है और जूल पर सेकंड भी होता है। जो इससे पहले मैंने बताया था वो लेंस की क्षमता थी, इसे पी से लिखते थे, उसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे शक्ति है, इसको भी पी से लिखते हैं, शक्ति या सामर्थ्य। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है, और एक अशक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर कितना था, 746 वाट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ये हो गया। अब इसके पदों में इसके फॉर्मूले बता देने हमें, बस डेफिनेशन के बाद P का मान BI के पदों में लिखना, IR के पदों में लिखना, BR के पदों में लिखना। तो P बराबर, एक तो नॉर्मल फार्मूला हो गया BI, पहली कंडीशन ये हो गया। दूसरा आई स्क्वायर में पूछा है तो P बराबर रख देंगे आई स्क्वायर R, दूसरा फार्मूला होगा। तीसरा उसने पूछा B और R के पदों में, तो P बराबर होता है B स्क्वायर अपॉन R। बस ये फॉर्मूले इस पदों में इस तरह से लिख देंगे, 1 2 3, तीनों कंडीशन हो गई। डेफिनेशन बताई दी हमने, मात्रक भी बता दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, विद्युत मोटर और जनरेटर में अंतर देना है, और इसके सिद्धांत, विद्युत मोटर और कार्यविधि। तो मैं आपको अंतर बता देती हूँ शॉर्ट में, और फिर आपको ये सिद्धांत कार्यविधि अच्छे से लॉन्ग में याद रखना। जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है, मैं बार बार कहती हूँ, जिनको सवाल करना नहीं आता, तो वो विद्युत मोटर, मानव नेत्र वाला, विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा, इनकी कार्यविधि अच्छे से याद कर लो। सवाल के साथ ये भी अथवा में मिल जाती हैं। ठीक है, जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है। देखो जिनकी अच्छी सी कैलकुलेशन, देखो संग में आपको सवाल भी दे रखा है समझ। ठीक है, अगर, और ये सवाल बहुत ही ईजी है, बस कुछ बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है, उनको नहीं आता है, तो उनके लिए ये वाला याद कर लो। विद्युत मोटर क्या होती है, विद्युत मोटर इसी से ट्रिक से बताया था मैंने, विद्युत है तो पहले विद्युत ही मिलेगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर, और जनित्र इसे डायनामो कहते हैं। ये क्या करता है, जस्ट अपोजिट कर दो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। और किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर। ठीक है,
ध्यान रखना, ये विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में कन्वर्ट कर देती है। जनित्र या डायनामो जो होता है वो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ये कार्य करता है। फिर इसकी सिद्धांत कार्य विधि आपको लिख देनी है, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल बता देती हूँ, ये न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा रखे हैं। लंबाई, धारा और चुम्बकीय क्षेत्र में रखा है, तो बी हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपको एफ बताना है। 3 कंडीशन दिए हैं, एक बार थीटा आपको क्या लेना है, 90 लेना है। एक बार समांतर में थीटा कितना लेते हैं, 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। और एक बार थीटा आपको 60 डिग्री लेना है। तो आपको 3 आंसर ये मिलेंगे। आई एल वी ये सेम रहेगा, बस थीटा चेंज करना है। पहली कंडीशन में 90 रखेंगे, दूसरे में 0, तीसरे में 60। आप ये भी सवाल मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख लो। अब मैं करना बता दूँ किस तरह से करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आई का मान हमें गिवन है कितना, 1 एम्पियर। बी का मान 2 है। एल का मान 1 मीटर है। सेंटीमीटर होता तो 100 का भाग देके मीटर बना लेते। इंटू साइन थीटा का मान 90 रख देंगे, 1 इंटू 2 इंटू 1। साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ 1 रख देंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। और बल का मात्रा न्यूटन होता है। तो एफ बराबर पहली कंडीशन हमारी निकल आई 2 न्यूटन लंबवत पे, ठीक है। समांतर में क्या करना है, सेम प्रोसेस आपको रखते जाना, पर साइन यहाँ पे 0 लेना है। जैसे आप साइन 0 लेंगे और साइन 0 का मान 0 होता है तो पूरा आंसर आपका 0 आ जाएगा दूसरी कंडीशन में, ठीक है। सब कुछ सेम रखना होता है। सॉरी, ये वाला हमारा सेम रखेंगे। थीटा जैसे 0 करोगे तो साइन 0 का मान 0 होता है तो पूरा आंसर आपका इसका 0 आएगा। पहला 2 न्यूटन, दूसरा 0, इसमें मात्रक नहीं लगाते 0 में, ठीक है। अब तीसरा मैं 60 वाला बता दूं आपको, देखना कितना इजी सम्स था ये। 2 आंसर निकला है हमारे, फटाफट फिर से रख दो। आई बी एल साइन थीटा, आई के मान 2, एल हमारा बी आई हमें आई बी एल था, तो आई कितना था हमारा 1 दे रखा है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, 1 इंटू 2। एल हमें 1 मीटर दे रखा है। साइन 60 में डायरेक्ट रख दे रही हूँ, थीटा हम पहले 60 रखेंगे। 60 का मान डायरेक्ट मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे 60 रखेंगे और 60 का मान होता है √3/2। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए साइन कॉस की इन सवालों को करने के लिए, 0, 30, 45 की, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर बचा कितना, √3। तीसरा आंसर हमारा √3 आ जाएगा। नीचे 2 से 2 काट दिया मैंने, तो √3 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से देखो कितने आराम से निकालो। इसको आप लिखने में बहुत टाइम लगेगा और नंबर भी पूरे नहीं मिलेंगे। सवाल आप करोगे तो पूरे नंबर भी मिलेंगे और आपका टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी फिजिक्स। अब देखते हैं फटाफट केमिस्ट्री। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में टाइम लग जाता समझाने में, ठीक है। अब ये देखो, ये आपको समझा के बताऊंगी किस तरह से क्या होता है। प्रोपेन का सूत्र बताना है आपको। तो आपको चेन पता होगी, आईपीएससी मैंने करवा रखी है पूरी, साइंस इंग्लिश हिंदी सब कवर करवा दिया आपको। तो मेथ आता है 1 कार्बन पे, एथ आता है 2 पे और प्रोपेन आता है 3 कार्बन पे। तो 3 कार्बन किस में मिल रहे हैं हमारे, इसमें, ठीक है। चेन कैसे बनती है, देखो मेथेन, एथेन 2, इधर 2 बढ़ा दो। प्रोपेन 1 कार्बन बढ़ता है, H2 बढ़ते हैं, आ गया प्रोपेन हमारा। ब्यूटेन पूछता तो C4 होते और H कितने होते, 10। मतलब कार्बन 1 बढ़ाना, हाइड्रोजन 2 बढ़ाते जाने, ठीक है। और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये क्वेश्चनों के इस तरह से आपको बनाना, रट्टा नहीं मानना। ये मेथेन है, ये हमारा 4 कार्बन हो गया तो ब्यूटेन हो गया, 3 है तो प्रोपेन हो गया, 2 है तो ये एथेन हो गया, ठीक है। ये 3 हमारा आ गया। ये पीएच से रिलेटेड है हमारा शुद्ध जल, पीएच वैल्यू मैंने अच्छे से करा रखी है। ये भी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, क्योंकि जो जल होता है हमारा उदासीन होता है ना, ठीक है, ना स्मेल ना टेस्ट ना कुछ, ये होता है। तो पीएच का क्या होता है, एक स्केल होती है, एक पैमाना होता है, जिसे सोरेंसन ने दिया था। इसमें 0 से लेकर पूरी 14 तक होती है, 7 यहाँ तक, 7 यहाँ पे, ठीक है। तो 7 से अगर कम मान होगा, 7 से कम मान पे विलयन कैसा होगा, अम्लीय, ठीक है। 7 से अधिक मान हो, 7.4 है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। और केवल 7 ही हो तो विलयन होता है उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है क्योंकि जल हमारा उदासीन है, ठीक है। 7 से अधिक वैल्यू हो तो क्षारीय, कम हो तो अम्लीय। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं सब पूछे हुए हैं, आप इतना कर लो पूरा जितना मैं कराती हूँ, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ईवी बोर्ड के एग्जाम में सीधे, ठीक है।
लेड नाइट्रेट, ये भी फॉर्मूला बनाना सीखो कैसे बनाते हैं। लेड हमारा पी भी होता है शीशा, नाइट्रेट NO3 होता है, तो बैलेंस ही पता होना चाहिए। नाइट्रेट की बैलेंस 1 होती है, पी भी शीशा की जो होता है लेड इसकी 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा, PB NO3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ लग जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, लेड नाइट्रेट ये वाला। इस तरह से आपको समझो चीज़ों को, बस रटो मत कि ये आ गया तो ये रख देंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लेड नाइट्रेट। कैसे आया मैंने बता दिया, ठीक है। फॉर्मूला हम पानी का बनाते हैं तो क्या होता है, ये बैलेंस ही 1 होती है, इसकी 2 होती है, तो इस तरह से गुणा करो, H का 2 में किया तो हमारा पानी बन गया, O का 1 में, ऐसे कर लेते फॉर्मूले, ठीक है। अब आता है हमारा खनिज और अयस्क। केमिस्ट्री में रिएक्शन मांगते हैं, जितने आप फॉर्मूले अच्छे से कर लोगे उतना ही आपको अच्छे से आ जाएगा। खनिज और अयस्क किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है। और अयस्क आपको कॉपर कैसे याद होने चाहिए, कॉपर पायराइट होता है, बहुत पूछा गया है कॉपर का अयस्क, कॉपर पायराइट, ठीक है। और एक होता है कॉपर ग्लांसियु, ये कॉपर कैसे बहुत पूछे गए हैं। और बॉक्साइड होता है हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क। तो खनिज अयस्क की परिभाषा देखो, खनिज क्या होते हैं, प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी के में धातु और उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वो आपके खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या होता है, जो भी हमें खनिज मिला उससे हमें शुद्ध धातु कम खर्च पे जितनी प्राप्त होगी, ठीक है, कम खर्च में जो प्राप्त करते हैं वो हमारे अयस्क कहलाते हैं। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये बात देखना। खनिज क्या हुआ, हमारा पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ें पाई गई, कॉपर है उसकी धातु जो यौगिक सब हमारे खनिज, वो खनिज हो गए। अयस्क क्या होगा, उसको शुद्ध करने में कम खर्च में जो धातु प्राप्त हो जाएगी वही उसका अयस्क बन जाता है, ठीक है। ये हो गया अंतर। दूसरा अंतर मैंने आपको बता ही दिया कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी अयस्क खनिज होते हैं, इसका उल्टा कर देना है, ये हो गया। अब आपको इसमें समीकरण देना है, मेथीन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किससे करानी है, क्लोरीन से अब क्रिया दिखानी है। मेथेन अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मेथेन क्रिया किससे करा रहा है, क्लोरीन से करा रहा है, ठीक है। और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति यहाँ पे लिख देंगे, सनलाइट सूर्य की उपस्थिति, ठीक है। इससे क्या बनेगा वो देखो, CH3 एक H यहाँ बना, CH3 Cl हमने यहाँ पे जोड़ देंगे, CH3 एक Cl हमने यहाँ से ले लिया, प्लस एक H यहाँ बचा, एक Cl यहाँ बचा, तो HCl यहाँ पे निकल जाएगा, HCl, ठीक है। ये CH3Cl प्लस HCl, ये हमारी रिएक्शंस हो गई, ठीक है। ये पूछा था उसने। दूसरा देखो, एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में क्या करना है, उसे हीट करवा रहा है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, IPC नाम दे दिया, एथिल अल्कोहल को ही एथेनॉल कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, देखो 2 कार्बन है, इसमें नॉल है तो एथेनॉल, इसके यहाँ पे ये 160 जितना टेम्परेचर बोला ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, C2H4, एक एथिलीन बनती है, H4 निकल गया तो एक H यहाँ बचा, एक H ये, और वो पानी बन गया। जितने फॉर्मूले याद होंगे आप आराम से बना लो, एथिलीन और पानी बनेगा इससे, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस मैंने करवा दी। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, बहुत सिंपल है। रेडॉक्स अपक्रिया को उपचयन और अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अपकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अपकारक को जो दूसरा होगा उसका क्या होता है, अपचयन होता है। एक में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और एक में ऑक्सीजन घट जाती है, ये इसका कहलाता है। देखो किस तरह से करना है, देखो वो अपक्रिया जिसमें एक अपकारक का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे अपकारक का अपचयन होता है, ठीक है। तो ये अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इसे उपचयन अपचयन भी कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझो, मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया और मैंने हाइड्रोजन ली, एरो ला के बनाएंगे Cu और बन गया पानी। तो कैसे ऑक्सीकरण अपचयन, ये इधर वाले अपकारक कहलाते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ अपकारक कहलाते हैं, बनने वाले उत्पाद कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कॉपर में ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हुई ना, ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपका क्या हो गया, अपचयन हुआ। ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या हुआ, अपचयन हुआ। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे जुड़ गई, इसमें ऑक्सीजन हमें मिली है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई है, ऑक्सीजन जुड़ी है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण इसमें, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई इसमें, ठीक है। और Cu से ऑक्सीजन हट गई तो क्या हो गया, अपचयन हो गया। ऑक्सीजन की कमी तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण। तो एक अपकारक का ऑक्सीकरण हुआ यानी H2 का और CO का अपचयन हुआ, तो ये कौन सी अपक्रिया होगी,
रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा। ऑक्सीजन जोड़ना और एक ऑक्सीजन में कमी होना, ये आपका अपकारक में ऑक्सीकरण अपचयन कहलाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की विधि और जल के साथ इसकी क्रिया दिखानी है, इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके दो फॉर्मूले, एक तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीआइडेट कहते हैं इसको, हाफ पेन पानी के अणु ले लो इसमें। ठीक है, और इसके उपयोग क्या होते हैं, खिलौने बनाने में, प्लास्टर चढ़ाने में, ये कर लेंगे। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे लिखनी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को, CaSO4 2H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से हीट करो इसे 120 पे, हीट करेंगे, यहाँ लिख दोगे 120 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बनेगा CaSO4 का होल ट्वाइस पॉइंट H2O प्लस 3H2O निकलेगा। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से लिख देती हूँ, कैसे करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, CaSO4 2H2O, हीट करके ये बनेगा हमारा CaSO4 पॉइंट H2O प्लस 3H2O। ठीक है, ये हो गया बनने की विधि, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब इसकी जल के साथ क्रिया दिखानी है, तो जल के साथ क्रिया दिखा दो। जो हमारा बना है CaSO4, यही तो बना है 2H2O, इसको हीट कर दो 200 डिग्री सेल्सियस पे, ताप पे गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा हमारा और पानी अलग हो जाएगा। ये 2 लगाते हैं, पर 2 लगा दो और 2H2O, बस जल के क्रिस्टल अलग हो जाएंगे गर्म करने पर, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद pH क्या है, pH वैल्यू भी आपको मैंने बताया था, सिंपल होते हैं बहुत ही, और इसकी आपको ये बतानी है। pH की डेफिनेशन सुनो, किसी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित H आयन, विलयन में उपस्थित H आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक होता है। फॉर्मूला लिखूंगे तो आप समझ जाएंगे, pH बराबर ही होता है हमारा फॉर्मूला माइनस log 10 H आयन। ठीक है, ये हो गया। फिर से सुन लो, किसी विलयन का pH मान विलयन में उपस्थित H आयन के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक होता है, ये ऋणात्मक लगा है, लघुगुणक log 10 H आयन का होता है, ये डेफिनेशन होगी। उपयोग क्या है इसका, मनुष्य के शरीर में होने वाली क्रियाएं pH पे ही डिपेंड होती है, इसमें कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 pH वैल्यू होती है, तभी आप इसमें सारी क्रियाएं पॉसिबल होंगी। दूसरा, अच्छी पैदावार के लिए pH मान 5.6 से 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, अच्छी पैदावार फसलों में, इसके लिए भी इसका भी ये महत्व है इसका, अच्छी पैदावार के लिए 5.6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। मनुष्य में जो भी क्रिया होती है तो उसमें 7 से 7.8 के बीच में इसका होना चाहिए। अब दूसरा देखो, इसने पूछा है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथोनिक अम्ल बनाओ, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम, O से ले लेंगे, नवजात ऑक्सीजन है यहाँ पे, एथिल अल्कोहल छोटा सा लिखूं इससे अच्छे से आ जाए, एथिल अल्कोहल प्लस नवजात ऑक्सीजन ले ली हमने, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, क्षारीय KMnO4 लेना है, इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMnO4 क्षारीय ले लेंगे और इसे हीट कर देंगे, गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बन जाएगा, CH3COOH प्लस पानी बन जाएगा, ये इसकी रिएक्शन होगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दो, अब ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये हो गया इसका ऑक्सीकरण, एथिल को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो एसिटिक अम्ल और पानी बनेगा। ठीक है, यहाँ क्षारीय KMnO4 लेना और हीट करना है, इस पर लिख देंगे हीट, गर्म करने पर। नेक्स्ट देखो, क्या होता है जब एथोनिक अम्ल की क्रिया करते हैं, एथोनिक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल इससे क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, तो ये देखो, सबसे पहले CH3, ये एसिटिक अम्ल को एथेनोइक बोला जा रहा है, इसका IUPAC नाम दिया है, इसमें 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल, इसकी क्रिया कैसे करानी, एथेनॉल से, C2H5OH से करा दें, तो इससे क्या बनेगा, CH3CO, ये पूरा ले लो, ये इससे पहले भी बता चुकी, फिर ये वाला ले लो, यहाँ पे ये बन गया एथिल एसीटेट। ठीक है, प्लस ये वाला H, ये वाला H और तो बन गया पानी।
तो जब एथेनॉल से क्रिया कराएंगे तो एथिल एसीटेट बनेगा, CH3CO, C2H5 और पानी बनेगा H2O। ठीक है, ये हो गया पहली रिएक्शन। सेकंड देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से दिखाएंगे अब। तो CH3, फिर से वही लिख लो एथेनोइक अम्ल, फिर इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है NaOH। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए तभी आप ये कर पाओगे, और ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्या होता है जब। तो इससे बनेगा, ये देखो इतना ले लो, CH3COO और Na ले लो, ये ले लिया। अब ये वाला H और ये वाला HO बन के पानी बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथेनॉइट बोलेंगे इसके। ठीक है, सोडियम एथेनॉइट, ये बन गया दूसरा। अब तीसरा देखो, सोडियम कार्बोनेट से बनाएंगे, फिर से ये लिखो CH3COOH प्लस Na2CO3, ये बना, इसकी रिएक्शन से कराओ तो इससे बनेगा हमारा CH3COO Na, ठीक है, प्लस H2CO3, ये बन जाएगा। या इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये ले लेंगे एसिटिक अम्ल प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इससे बना दो तो हमारा बन जाएगा CH3COONA प्लस CO2 बन जाएगा और प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है ये, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में अंतर देना है अपनी भाषा में। एक दो, इसमें इसका ग्रुप क्रियात्मक समूह OH होता है, इसका क्रियात्मक समूह OH होता है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है COOH। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख दो CH3OH, जैसे मेथिल अल्कोहल, इसका लिख दो CH3COOH एथेनोइक अम्ल, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। अंतर इस तरह से आप लिख देंगे बना के आगे। अथवा में मैं ये क्वेश्चन दे रखा है, या वो करो या करो, कार्बनियों का नामकरण देना यानी वर्गीकरण बताना है, कौन कौन से समूह है। एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। एल्कोहल में OH आता है, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप आता है। ठीक है, ये पूरा बना के लिख देना। कीटोन में CO आता है, कार्बोक्सिल में COOH आता है, और एस्टर में हमारा ईथर का ग्रुप ही हो गया। तो आपको नामकरण देके इनका नाम लिख के लिख देना है। फिर इसने बोला कि हाइड्रोकार्बन का दहन बताओ। तो हाइड्रोकार्बन वे तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जैसे मैं मेथेन ले लेती हूँ, मैं मेथेन क्रिया दहन का मतलब ऑक्सीजन से करा देनी है। ठीक है, जलना, तो इससे आपको बनाना है। इसके क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो CO2 बन जाएगा, एक H2 बनेगा। बैलेंस नहीं है यहाँ पे, O 2 है, ये 2 है, पर यहाँ पे एक 3 और दे रखा है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4, 2O2 यहाँ पे, अब 2 और 2 ये भी 4। बैलेंस करना नहीं आता तो ये भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है किस तरह से करते हैं। ये हो गया। इस तरह से साबुन भी लिख देंगे, उच्च अणुभार वाले होते हैं, सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। ठीक है, और साबुन कैसे बनते हैं, जब किसी तेल या वसा को किसी क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बनते हैं, और यही क्रिया आपके साबुनीकरण कहलाती है। इस तरह से आप इसको बना के लिख देंगे। ठीक है, अब आता है आपका बायो का पोर्शन। इसने बोला है कि कोष के ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसमें होती है, ATP के रूप में। ठीक है, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ADP की पूछे तो एडोनोसिन डाइफॉस्फेट, DNA की पूछे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, RNA की पूछे तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, CNG की पूछे तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG की लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इनकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ATP के रूप में करते हैं। ये हो गया। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। जाइलम है तो जल को ले जाएगा, जा फॉर जाइलम, जा फॉर जल। ठीक है, तो जल का संबंध करता है। फ्लोम जो होता है तो फूड का करेगा, खाने का। फ्लोम पूछे तो भोज का। ठीक है, भोजन का। फासे फ्लोम, फासे फूड, इस तरह से ट्रिक से याद रखो। जल है तो जाइलम, जल का संबंध करेगा। ये हो गया। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ये किससे होता है, ये होता है हमारा अग्नाशय से, इसे पेनकियास कहते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत होती है, इससे कौन सा रस स्रावित होता है, पित्त रस। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया।
लास्ट MCQ इसका, कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, जो कि मेंडल ने बताया था, इन्होंने मटर के पौधों में प्रयोग किए थे। तो इसका आएगा कैपिटल RR। ठीक है। समझौता समरूपी अंग किसे कहते हैं? तो वे अंग जो मूल उत्पत्ति संरचना में समान होते हैं और कार्यों में अलग अलग होते हैं, तो आपके समझौत अंग कहलाते हैं। समरूपी जैसे इसका उल्टा कर दो, वे अंग जो मूल उत्पत्ति रचना में कैसे होंगे? अलग अलग, और कार्यों में कैसे होंगे? समान। एग्जाम्पल पूछा है तो इसमें देखो, इसमें आएगा सील के फ्लीपर, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े की अंगली, टांगे। ये सब समझाते हैं। क्यों? कि ये देखने में तो क्या होते हैं? अलग अलग लगते हैं, पर इनके कार्य सबके सेम होते हैं। इसमें सारे क्या होगा? पंख आ जाते हैं, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, तितली के पंख। ये सब क्या होते हैं कि कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं? अलग अलग, और इनका समान होता है, मतलब उड़ने में सारे सहायता करते हैं। ठीक है, एक हो गया। तो ध्यान रखना, कार्यों में समान होगा और मूल उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं। पंख सभी के अलग अलग होते हैं ना, इस तरह से याद रखना। इसमें क्या होता है? कार्यों में तो समान होंगे, क्या होंगे? समान, पर देखने में अलग अलग लगेंगे। तो ये हो गया समझात में। ध्यान रखना है कि इसमें कार्य में अलग अलग होते हैं। ठीक है, मूल में समान। एग्जाम्पल से याद रखना, इसमें सील के फ्लीपर आते हैं, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े की अंगली, टांगे। और इसमें सारे एग्जाम्पल पक्षी के पंख, तितली के पंख, चमगादड़ के पंख ये आते हैं। मेंडल के देखो प्रभावी अप्रभावी लक्षण क्या होता है। इन्होंने मटर के पौधे प्रयोग किए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सैटाइवम। ठीक है, उसे उद्यान मटर भी कहते हैं, और इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। और एक थे हमारे TH मॉर्निंग, इन्हें मॉर्गन, सॉरी, ठीक है, TH मॉर्गन, इन्होंने फलमक के भी प्रयोग किए थे, और इन्हें आधुनिक आनुवंशिकता का जनक बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अवयव का नियम। इन्होंने बोला था कि जब विरोधी लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे उत्पन्न होते हैं। तो जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, यानी लंबापन, और जो बौनापन छिप जाता है वो आपका क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। स्वपरागण परपरागण क्या होता है ये देख लो। एक ही पुष्प के जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो आपका स्वपरागण होता है। मतलब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प पे अगर बैठ जाए तो आपका स्वपरागण हो गया। परपरागण क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकण उसी जाति के, ठीक है, किसी दूसरे पौधे यानी अन्य पौधे पर बैठ जाए या पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र पर, तो आपका क्या कहलाता है? परपरागण। इसका एग्जाम्पल है, स्वपरागण में मटर आता है, इसका आता है सरसों। ये पुष्प एक लिंगी होती है, द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा एक ही पुष्प पे होंगे। ठीक है, द्विलिंगी का मतलब होता है नर और मादा अलग अलग होते हैं पुष्प पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका अंतर लिख देंगे। फिर आपको पोषण लिख देना, पोषण, स्वपोषी, की परिभाषा, ये सारे। पोषण किसे कहते हैं? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। स्वपोषी, ये किसके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी। स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि ये सूर्य के प्रकाश, ठीक है, और CO2 पानी का यूज करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपके सभी हरे पौधे। ठीक है, हरे पौधे इसका एग्जाम्पल है। विषमपोषी क्या होता है? दूसरों पर निर्भर करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, जैसे आपके कवक हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखना, जंतु, कवक, ये हो गया। फिर आप या तो फिर ये अंतर दे दो, स्वाच्छावास श्वसन में अंतर। फिर ऑक्सीजन क्या होता है? ये ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन होता है, इसके बारे में कर दो। इसमें अंतर क्या होता है श्वसन और इसमें? देखो, श्वसन में क्या होता है कि ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है, और स्वाच्छावास क्या होता है? ये भौतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, और श्वसन में लिखेंगे कि ये श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है और ये क्रिया कोशिका के बाहर होती है। इसमें CO2 H2O बनते हैं श्वसन में, ठीक है, इसमें नहीं बनते, ये कर लोगे। ऑक्सीजन में क्या करोगे कि एक पादप हार्मोन होता है, जटिल कार्बनिक के समूह होते हैं और ये लंबाई बढ़ने में हेल्प करते हैं ये पौधों में। ठीक है, और कोशिका वृद्धि में सहायक होते हैं, जड़ तनों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और खरपतवार नाशक होते हैं ये। प्रकाश संवर्धन में इसके कार्य को दिखा देना है, ये आप याद करके इसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पेपर सोल्यूशन हो जाता है कंप्लीट।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपको अच्छे अगर नंबर गेन करने हैं तो आप मेरे जितने भी प्रीवियस ईयर के मैंने करा रखे हैं सारे देख लो, डिक्टो हुबहू क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।